हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग हमारी AWS सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं EBS वॉल्यूम के बारे में। राइट, तो EBS वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ EBS वॉल्यूम। तो देखिए क्या होता है, आप जो अपना खुद का पर्सनल लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं या फिर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं आप, उसके अंदर क्या होता है, आप लोग हार्ड डिस्क या फिर SSD स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। HDD या फिर SSD, आप इस स्टोरेज डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि क्या होती है, आपके सामने फिजिकल फॉर्म में होती है। बट यही चीज़ अगर मैं बात करूं कि आपने एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया हुआ है, क्या किया आपने, एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया हुआ है AWS के ऊपर, और आपको इसके अंदर स्टोरेज की नीड है, तो आप क्या कर सकते हो, EBS वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो EBS वॉल्यूम है वही क्या है, हार्ड डिस्क और SSD के ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। तो स्टोरेज सर्विस है आपकी EBS वॉल्यूम। इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। क्या होता है दोस्तों, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो आपका स्टोरेज टाइप है, इसमें कितने आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के EBS वॉल्यूम मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 6 टाइप के हमारे पास वॉल्यूम होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस GP2। ओके, दूसरा आता है आपके पास GP3। उसके बाद नेक्स्ट आता है IO1 IO2, जिसे हम लोग प्रोविजन IO1 या IO2 के नाम से कॉल करते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ पर IO1 एंड IO2 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है मैग्नेटिक और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ 6 हो गए। कौन कौन सा, एक मैंने आपको बताया थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड। ओके, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोल्ड HDD। ये आपका थ्रूपुट ऑप्टिमाइज भी HDD हार्ड डिस्क का ही टाइप है। उसके नेक्स्ट आता है एक मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक जो है आपका यूज नहीं हो रहा है आज के टाइम पे मार्केट पे, ठीक है, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक स्टैंडर्ड बोलते हैं, बट आज के टाइम पे इसकी कोई भी नीड नहीं है। चलिए जरा समझते हैं अपन एक एक करके कि GP2 क्या होता है, GP3 क्या होता है, और इसमें कौन सा वाला बेस्ट होगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये चीज भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं GP2 की, जो कि है आपका जनरल पर्पस 2। क्या है, जनरल पर्पस 2। तो इसमें जो होता है आपका 1 GB से लेकर आप 16 TB तक का यूज कर सकते हो। कितना, 1 GB से लेकर 16 TB तक का आप स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बात आ गई समझ में, किसमें, GP2 में। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इसमें IOPS की, अब बात आती है सर IOPS क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो 1 सेकेंड में कितनी बार हो सकता है, वही आपका IOPS कहलाता है। तो इसमें जो IOPS मिलता है, बाय डिफॉल्ट 100 IOPS मिनिमम मिलेगा। ओके, एंड 3 IOPS पर GB। तो 1 GB पे आपको 3 IOPS मिलते जाएंगे। कब, जब आप इंक्रीज करोगे वॉल्यूम का साइज। बाय डिफॉल्ट आपको 100 IOPS मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें मैक्सिमम IOPS कितने मिल सकते हैं, तो 16,000 IOPS आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं। बात आ गई समझ में, मैक्सिमम 16,000 IOPS आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं थ्रूपुट वैल्यू की बात करूं, क्या, थ्रूपुट वैल्यू, तो थ्रूपुट वैल्यू जो इसमें मिलती है वो मिलती है आपको 250 Mbps, 128 MB से लेकर 250 MB तक का, 128 टू 250 Mbps। तो अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये थ्रूपुट क्या होता है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। आपने बोला कि आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक बार में कितने साइज का डेटा ट्रांसफर हो सकता है, वो आपका थ्रूपुट कहलाता है। और IOPS क्या कहलाता है, 1 सेकेंड में कितनी बार या 1 मिनट में कितने बार इनपुट आउटपुट आ और जा सकता है, वो आपका IOPS होता है। बात आ गई समझ में। चलिए इसके बाद इसमें जो मैक्सिमम IOPS है वो तो आपका 250 रहेगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर 250 Mbps थ्रूपुट। चलिए, तो इसमें जो थ्रूपुट मिलेगा वो 250 Mbps मिलेगा। तो बात आ गई समझ में। ये सारे फीचर आपके GP2 में आते हैं। नेक्स्ट में अगर बात कर रहा हूं GP3 की, GP3 में क्या होगा, सेम साइज आप अगर बात करते हैं तो क्या है कि इसमें 1 GB से लेकर 16 TB तक आप ले सकते हो। ओके, 1 GB से लेकर
16 TB तक का आप स्टोरेज ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसमें IOPS की, तो इसमें 3000 IOPS मिलेगा। कितना मिलेगा? 3000 IOPS। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसमें जो मैक्सिमम IOPS है वो आपको मिलेगा 16,000। कितना मिलेगा? 16,000 IOPS मिलेंगे। ये आपका मैक्सिमम का है। ओके, और ये वाला जो है ये क्या है? मिनिमम। तो ये मिनिमम 3000 IOPS आपको मिलेगा, जो कि बेस होगा आपका। बात आ गई समझ में? चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसमें कि आपका जो थ्रूपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो इसमें थ्रूपुट जो है आपका अप टू 1000 Mbps मिल सकता है। अप टू 1000 Mbps क्या मिलेगा आपको? थ्रूपुट मिलेगा। तो थ्रूपुट मैंने बता दिया ऑलरेडी कि थ्रूपुट क्या होता है। तो ये दोस्तों आपके जो है GP2 और GP3 के काम करने के तरीके हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन IO1 IO2। तो मैं इनको जरा थोड़ा सा अलग कर देता हूं। ओके, तो ये आपके क्या हो गए? GP2 एंड GP3 हो गए। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं IO1 और IO2 की, तो आपका जो IO1 होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि IO1 में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। तो देखिए, जो आपको IO1 में मिलेगा वो मिलेगा क्या? बेटर ड्यूरेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी। अगर मैं साइज की बात करता हूं, तो साइज इसमें आप 4 GB मिनिमम लोगे, मैक्सिमम 16 TB। 4 GB से लेकर 16 TB तक का आपका मिलेगा। कहां पर? IO1 के अंदर। उसके बाद इसमें जो IOPS मिलेगा वो 64,000 तक मिलेगा। क्या मिलेगा? 64,000 IOPS। इसमें जो थ्रूपुट आता है, थ्रूपुट की बात अगर मैं करता हूं तो 4000 Mbps मिलेगा आपको। ये आपको थ्रूपुट मिलेंगे। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आपका जो IO1 है वो क्या है? कॉस्टली पड़ेगा एज कंपेयर टू GP2 एंड GP3। क्यों? क्योंकि ये आपको फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं IO2 की, तो IO2 के अंदर क्या होगा कि आपका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बेटर मिलेगा। IO1 के अंदर क्या होगा कि पुराना वर्जन होगा, लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि IO1 जो है वो सिमिलर है IO2 की तरह। बट अगर हम बात करते हैं कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा, तो लेटेस्ट वर्जन है आपका IO2। तो एज कंपेयर टू IO1 आज के टाइम पे लोग IO2 को, सॉरी, IO1 के कंपेयर में IO2 को लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो आपके ये दोनों ही सिमिलर हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्राइसिंग का थोड़ा सा फर्क आएगा। आपका IO1 जो है वो कॉस्ट सस्ता होता है, IO2 जो होता है वो कॉस्टली होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD। इसमें क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम का साइज है आप मिनिमम 125 GB लेके चलोगे। कितना? 125 GB से लेकर आप इसमें 16 TB तक का स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। किसमें? थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD के अंदर। अगर इसमें हम स्पीड की बात करें, थ्रूपुट की बात करें, तो 40 Mbps इसमें मिलता है। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करता हूं IOPS की, तो IOPS कितना होता है? बहुत कम होता है। मैक्सिमम इसमें होता है आपका 500 IOPS। 500 IOPS मिलते हैं किस पे? आपके ये सब मैंने ऑप्शन बताए थ्रूपुट वाले में, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD में। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब आपको लार्ज साइज का डेटा प्रोसेस करना हो, जैसे हडूप क्लस्टर वगैरह बनाते हैं, लॉग प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो आप वर्कलोड पे, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो? थ्रूपुट ऑप्टिमाइज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन, तो आता है कोल्ड HDD। किसके बारे में बात करें दोस्तों? कोल्ड HDD। ये क्या होता है? लो कॉस्ट ऑप्शन होता है, बहुत सस्ता होता है ये आपका कोल्ड HDD। देखो हार्ड डिस्क के स्लो ही होगा, बट क्या होगा कि ये सस्ता पड़ेगा आपको। तो जो आपको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो, क्या हो गया? जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज हो उनके लिए बेटर होता है कि आप कोल्ड HDD का यूज करिए। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकेशन में बात करूं, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं, तो सेम आपको इसमें भी 125 GB से लेकर 16 TB तक का स्टोरेज मिल जाता है। ओके, अगर मैं IOPS बात करूं तो 12 Mbps मिलता है। कितना? 12 Mbps। तो देखा जाए तो ये बहुत स्लो होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक स्टैंडर्ड।
अब ये जो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड होता है ये क्या है, पुराना हार्ड डिस्क स्टोरेज टाइप है। अब नए यूज के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। जो भी नए एप्लीकेशन, जो भी नए वर्कलोड चीजें कॉन्फ़िगर की जाती है उसमें इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। बात आ गई समझ में? चलिए, तो आई होप कि ये इतना समझ में आया होगा कि कौन सा वाला आपको कब यूज करना है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपका GP2 जो है वो कॉस्टली होता है, GP3 सस्ता होता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं IO1 और IO2 में, तो आपका IO1 सस्ता होता है, IO2 कॉस्टली होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD की, तो इसमें क्या होता है कि ये आपके कॉस्टली होते हैं, बट क्या होते हैं कि ये स्लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कोल्ड एचडीडी हो गया, ये सस्ता है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज कॉस्टली है एज कंपेयर टू कोल्ड एचडीडी, बट परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत लो होता है। तो सिंपल सा फंडा ध्यान में रखें आप, GP2, GP3, IO1 एंड IO2, ये आपके चार टाइप के स्टोरेज है जो मार्केट में अभी करंट में यूज हो रहे हैं, और ये कॉस्ट सेविंग भी है, फास्ट परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिस कारण से मार्केट में ये यूज हो रहा है। चलिए, ये तो इनका मैंने सारा थ्योरी बता दिया। अब आते हैं जरा इनको प्रैक्टिकली। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम के अंदर आइए, EBS डैशबोर्ड में क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया। देखो वॉल्यूम का टाइप GP2, GP3, IO1, IO2, कोल्ड HDD, थ्रूपुट, ऑप्टिमाइज और मैग्नेटिक। तो इनमें से मैंने आपको बताया कि HDD वाले बहुत कम यूज हो रहे हैं, आपके SSD वाले स्टोरेज ही यूज हो रहे हैं। और डेफिनेटली आज भी आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी आप स्टोरेज ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो आप SSD ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो फास्ट होता है, राइट। तो यहां पर देखो मैंने ले लिया लाइक GP3। उसके बाद वॉल्यूम का साइज तो देखो आपको ऑलरेडी दिखा रहा है कि मिनिमम 1 GB, मैक्सिमम 16,384 GB तक का ले सकते हो आप। IOPS इसमें दिखा रहा है मिनिमम 3000 IOPS मिलेगा। मैंने आपको यही चीज यहां पर बताई कि अगर आप 3000 सॉरी GP3 लेते हो तो 3000 IOPS आपको मिलेगा। उससे ज्यादा आप लेना चाहो तो 16,000 IOPS तक ले सकते हो। फिर यहाँ पर थ्रूपुट की बात करी मैंने, जो कि क्या है आपका स्पीड की कितनी स्पीड, तो मिनिमम 125 Mbps मिलता है, मैक्सिमम 1 GB तक का मिल जाता है आपको 1000 Mbps। उसके बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन आता है कि आप कौन से अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने आ गए। तो चलिए आते हैं और मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले देखना है कि मेरा EC2 इंस्टेंस किस अवेलेबिलिटी जोन में, क्योंकि आपका अवेलेबिलिटी जोन और EBS वॉल्यूम दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, EC2 इंस्टेंस और EBS वॉल्यूम दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में होगा, तभी आप इनको कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो जस्ट 1 सेकेंड इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहीं पर मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, जो मेरे पास इंस्टांस है वो किस में, ओके सो वेट करिए। थोड़ा सा आई थिंक नेट स्लो है, वेट करो। ओके, लोड होने में टाइम ले रहा है। वेट करिए गाइस, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ओके वेट करो। ओके, नेट ही स्लो है, देखो मेरा ब्राउजर भी ओपन नहीं हो पा रहा है। ओके सो जस्ट 1 सेकेंड गाइस, मैं नेट को फिक्स करता हूँ फिर करते हैं इसको। सो 1 सेकेंड।
चलिए, तो दोस्तों मैंने नेटवर्क को फिक्स कर लिया है। देखो मेरे पास ये EC2 इंस्टांस है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ कि ये किस अवेलेबिलिटी जोन में बना, तो AP साउथ ईस्ट 1C में बना है। इसका मतलब ये है कि मैं जो अपना EVS वॉल्यूम क्रिएट करूंगा वो भी AP साउथ ईस्ट 1C में ही होना चाहिए, तभी मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा, अटैच कर पाऊंगा, राइट। तो आते हैं यहाँ पर और करते हैं क्रिएट। तो सबसे पहले एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें दिखाता हूँ कि मेरे इस इंस्टांस के ऊपर कितने साइज का स्टोरेज कॉन्फ़िगर्ड है। तो इसमें 8 GB का ओनली रूट वॉल्यूम है, एक्सटर्नल कोई भी वॉल्यूम नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसमें एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगाकर आपको दिखाऊंगा कि देखो भाई आपने नया वॉल्यूम क्रिएट किया और उसको आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाते हैं, आप अपने सर्वर के ऊपर कनेक्ट कर लीजिए। परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया कनेक्ट। तो यहाँ पर सुपर यूजर से मैं लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर कमांड होती है दोस्तों लिनक्स की LSBL के। जिन लोगों ने मेरा लिनक्स सीरीज पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा जाके पढ़ लो, फिर आ जाना यहाँ पर। तो देख सकते हो आप, XVDA नाम का वॉल्यूम है, 8 GB साइज है, जिसके अंदर 3 पार्टीशन बने हुए हैं। मैंने क्या बोला कि अब एक नया नया EBS वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पर और क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। मैं डेमो पर्पस के लिए ले रहा हूं तो ओनली 10 GB का स्टोरेज लेके चलता हूं। अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ ईस्ट 1C रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो इंस्टांस है वो AP साउथ ईस्ट 1C में। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने कर दिया क्रिएट। देखिए, तो मेरा जो वॉल्यूम है क्रिएट हो चुका है। अभी इसको मैं अटैच करता हूं। तो सिलेक्ट करेंगे पहले वॉल्यूम को, सॉरी अभी आया नहीं, रिफ्रेश करो, आ गया। 10 GB का मैंने इसको सिलेक्ट किया और एक्शन पे आएंगे और यहाँ पर अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस इंस्टांस पे अटैच करना है, तो मैंने अटैच कर दिया। देन वॉल्यूम का नेम क्या रखना चाहते हो तो आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने ये रखा और सिलेक्ट कर दिया। देखो अटैच किया और मैं यहाँ पर जैसे ही अब LSBL के कमांड चलाऊंगा, आप देख सकते हो मेरे पास XVDB नाम से एक वॉल्यूम आ चुका है जिसका साइज है 10 GB। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम क्रिएट करके क्या कर सकते हो, अपने इंस्टांस पे अटैच कर सकते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टोरेज बढ़वाते हो। जैसे आप मार्केट में गए, आपने बोला भैया इसमें 500 GB का हार्ड डिस्क लगा दो, 500 GB का SSD लगा दो, ठीक है, ऐसे ही है। तो इनके अलग अलग यूज केस होते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लाइंट के पास जो EC2 इंस्टांस है, उसने बोला भाई मेरा इतने वॉल्यूम में काम नहीं हो रहा है, मुझे और वॉल्यूम की नीड है, मुझे और स्टोरेज की नीड है। तो आप क्या करोगे, उसको या तो एग्जिस्टिंग को इंक्रीज कर दोगे या फिर आप नया क्रिएट करके दे दोगे। तो अभी आज के टॉपिक पे अपन ने देखा कि एक नया वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अटैच करते हैं। अब इसको मुझे हटाना हो तो मैं इसी को डी अटैच भी कर सकता हूं। तो देखिए ये मेरा वॉल्यूम का साइज है, सिलेक्ट किया और इसको एक्शन में जाके डी अटैच कर दो, तो ये डी अटैच हो गया। परफेक्ट। बाकी आप माउंटिंग वगैरह लिनक्स में पढ़ चुके हैं, वो माउंट वगैरह कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल फिर इसी वीडियो में अपन मिलेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से कि एक एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप स्नैपशॉट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लर्निंग कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।